नमस्कार दोस्तों, बिहार स्पेशल के लिए बिहार के महत्वपूर्ण जलप्रपात, उष्ण कुंड एवं झील के लिए एक नए लेक्चर के साथ आया हूं। तो बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पे और लाइक करें, सब्सक्राइब करें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज बिहार के जलप्रपात को। तो पहला हमारे पास क्या है, ककोलत जलप्रपात। क्या नाम है इसका? ककोलत जलप्रपात। अगर पूछा जाए ये है कहाँ पे, तो ककोलत है ना, पहाड़ी, ये नवादा जिले में। कहाँ पे? नवादा जिले में। इसकी अगर ऊंचाई का बात करें तो 150 फीट लगभग में है ना। अगर बात करें मुख्य प्रपात की ऊंचाई कितनी है, तो 80 मीटर है, 80 फीट है। और अगर बात करें विशेष, है ना, तो कोडरमा पठार से उद्गमित 7 जलधाराओं के मिलने से निर्माण हुआ है। किसका नाम है? ककोलत। ये है कहाँ पे? नवादा में। कुल ऊंचाई का अगर बात किया जाए तो कितना है इसका? 150 फीट है। अगर मुख्य अगर बात करें तो कितना? 80 फीट है। और ये विशेषता क्या है इसकी, तो अगर बात करें कोडरमा पठार, आपने देखा था कोडरमा का पठार, यानी कि छोटा नागपुर पठार का 2 पार्ट है, एक कोडरमा पठार, दूसरा क्या है? रांची का पठार। ठीक है, तो कोडरमा पठार का ही वहाँ से 7 जलधाराएं आती है, उसी के मिलने से क्या बनते हैं? ककोलत जलप्रपात बनते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर, हम लोग दूसरा देखते हैं। उसके बाद धुआं कुंड एवं मंझर कुंड जलप्रपात। दूसरा हमारे पास क्या है? धुआं कुंड और मंझर जलप्रपात का नाम है ना, याद रखिएगा, धुआं कुंड एवं मंझर कुंड जलप्रपात। अवस्थिति देखा जाए तो क्या है? ताराचंडी पहाड़ी, रोहतास जिला में। कहाँ पे? ताराचंडी पहाड़ी में। ये कहाँ पे? तो रोहतास में। बहुत इंपॉर्टेंट है। नदी अगर पूछा जाए किस नदी है, तो धोवा और काव। क्या नाम है? धोवा और काव नदी है। सिखों हेतु महत्वपूर्ण स्थल है। सिखों के लिए क्या ये महत्वपूर्ण स्थल के रूप में माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट की ओर बढ़ते हम लोग। करकटगढ़ जलप्रपात, ये कहाँ पे? तो कैमूर जिला में है। कहाँ है? कैमूर जिला में। इसकी ऊंचाई कितनी है? तो लगभग 100 फीट है। कैमूर वन अभ्यारण्य का ये भाग है। करकटगढ़ जलप्रपात कहाँ पे? कैमूर में है। ऊंचाई लगभग 100 फीट है और कैमूर वन जलप्रपात का क्या ये भाग है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अगर हम लोग बात करें दूसरा अन्य जलप्रपात का बात करें तो तेलहर कुंड जलप्रपात, ये है कहाँ पे? तेलहर कुंड जलप्रपात की बात करें तो ये दुर्गावती नदी के समीप कैमूर जिला में। बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या नाम है? तेलहर कुंड जलप्रपात, दुर्गावती नदी के समीप कैमूर जिला में। जियार खंड जलप्रपात कहाँ है? तो ये फुलवरिया नदी भोजपुर जिला में है। कहाँ पे है? फुलवरिया नदी भोजपुर जिला में है। ओखारिन कुंड कहाँ पे? ओखारिन कुंड कहाँ है? तो ये अगर आप गोपथ नदी रोहतास जिला में है। कहाँ पे है? रोहतास जिला में। देवदारी जलप्रपात अगर पूछा जाए तो अवस्थिति कहाँ है इसकी? तो कर्मनाशा नदी, ये भी है कहाँ पे? आपका रोहतास में है। खुवारी दाह पूछा जाए तो नदी असाने जिला रोहतास में है। खुवारी दाह अगर पूछा जाए कहाँ पे है, तो नदी कौन सी है? तो असाने, और जिला क्या है? रोहतास है। रामिक कुंड अगर पूछा जाए आपसे, क्या नाम है? रमिक कुंड। अगर आपसे पूछा जाए रमिक कुंड के बारे में तो आप याद रखें, रमिक कुंड कहाँ है? तो गाय घाट, है ना। कहाँ पे है? गाय घाट। कहाँ पे? गाय घाट रोहतास में है। सुवारा अगर पूछा जाए आपसे तो ये कहाँ है? नदी पूर्वी सुवारा में, ये भी आपका कहाँ पे? रोहतास में है। कहाँ पे है? ये भी रोहतास में है। बिहार के प्रमुख उष्ण जलकुंड के बारे में बात करते तो हम लोग ने अभी देखा था 5 से 7 जलप्रपात। पहला जलप्रपात क्या देखे थे हम लोग? तो याद रखिएगा, ककोलत जलप्रपात। ये कहाँ पे? तो नवादा जिले में है। ऊंचाई का अगर बात करें तो कितने? 150 फीट है ना। अगर बात करें दूसरी क्या है? धुआं कुंड एवं मंझर कुंड जलप्रपात, ये कहाँ पे है? तो रोहतास जिला में, ताराचंडी पहाड़ी पे है। ठीक है, उसके बाद अगर पूछा जाए करकटगढ़ जलप्रपात का है तो ये कैमूर जिला में है। 100 फीट इसकी ऊंचाई है। कैमूर वन अभ्यारण्य का ये भाग है। नेक्स्ट हम लोग ने और देखा था, क्या था? तो अगर हम लोग बात करें अन्य जलप्रपात, तेलहर कुंड जलप्रपात, ये कहाँ पे है? तो दुर्गावती नदी के समीप कैमूर जिला में है। जियार खंड जलप्रपात की अगर बात किया जाए तो अवस्थिति कहाँ? फुलवरिया नदी भोजपुर जिला है ये। ओखारिन कुंड अगर पूछा जाए तो कहाँ पे? गोपथ नदी रोहतास जिला में है। देवदारी जलप्रपात पूछा जाए तो कर्मनाशा नदी रोहतास में है। खुवारी दाह पूछा जाए आपसे तो नदी कहाँ पे है? तो असाने नदी जिला रोहतास में। रामिक कुंड अगर पूछा जाए तो नदी गायघाट जिला रोहतास में है। सुवारा पूछा जाए तो कहाँ है? नदी पूर्वी सुवारा जिला पूछा जाए तो रोहतास में। चलिए बिहार के प्रमुख उष्ण कुंड के बारे में हम लोग बात करेंगे आज। किसके बारे में बात करेंगे? उष्ण कुंड के बारे में। तो बिहार के प्रमुख उष्ण कुंड का बात किया जाए तो राजगीर में। पहला कहाँ पे देखेंगे हम लोग? राजगीर में, है ना। कहता है क्या? राजगीर कहाँ? नालंदा में। ब्रह्मकुंड बिहार का सर्वाधिक उष्ण जलकुंड है। बहुत इंपॉर्टेंट, अगर पूछा जाए आपसे कि बिहार का सर्वाधिक उष्ण जलकुंड कौन सा है तो उसका नाम क्या है? ब्रह्मकुंड। ठीक है, उसी में आपको सूर्यकुंड, नानक कुंड,
गोमुख कुंड और मखदुम कुंड। ठीक है, ये हमारे 4 महत्वपूर्ण कुंड हैं। क्या क्या नाम है? सूर्य कुंड, नानक कुंड, गोमुख कुंड और मखदुम कुंड। सबसे सर्वाधिक उष्ण पूछा जाए बिहार के कौन है? ब्रह्म कुंड है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। कहता है कि मुंगेर में अगर देखा जाए, कहाँ पे? मुंगेर का अगर बात किया जाए, मुंगेर का बात करें, लक्ष्मण कुंड मुंगेर का सबसे गर्म जल कुंड है। अगर आपसे पूछे कि मुंगेर का सबसे ज़्यादा गर्म जल कुंड कौन सा है, तो लक्ष्मण कुंड है। बहुत इंपॉर्टेंट, लक्ष्मण कुंड कहाँ पे? तो मुंगेर में। लक्ष्मीश्वर कुंड, जन्म कुंड, सीता कुंड और रामेश्वर कुंड है ना। पंचतर कुंड, भीमबांध, ऋषि कुंड, ये सब कहाँ पे? आपका मुंगेर में है। कहाँ पे है? मुंगेर में। फिर गया में अगर देखा जाए तो अग्निकुंड है। गया में क्या है हमारा? अग्निकुंड है। गया में क्या है? अग्निकुंड। फिर देखें कुछ और, है ना। चलिए कुछ हम लोग झील देखते हैं। तो बिहार के प्रमुख झीलें देख लीजिए। कांवर झील, क्या नाम है? कांवर झील, बहुत इंपॉर्टेंट है। कांवर झील को आप याद रखिएगा, ये विश्व के हिसाब से भी है इंपॉर्टेंट और हमारे बिहार में तो इंपॉर्टेंट है ही। कांवर झील अगर बात करें, है ना, तो ये अवस्थिति कहाँ है? तो मंझोल गांव, बेगूसराय, बेगूसराय में है। एशिया का सबसे बड़ा गोखुर झील है। आप सभी को पता होना चाहिए कि एशिया का सबसे बड़ा गोखुर झील, है ना, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ऑक्सबाव लेक। क्या बोलते हैं इसको? ऑक्सबाव लेक बोलते हैं, है ना। इसका फॉर्मेशन कैसे होता है तो मैं बनाऊंगा वीडियो, बताऊंगा कैसे बनते हैं ऑक्सबाव लेक। ठीक है, कहता है बूढ़ी गंडक के विसर्पण के निर्माण से। ये जो बूढ़ी गंडक रिवर है ना, होता है क्या एक्चुअली, जो रिवर होती है जहाँ पे स्लोप यानी कि जो समतल प्लेन एरिया में फ्लो करती है रिवर, तो वहाँ पे क्या होती है, जो नदी की धारा होती है क्या होती है वो, है ना, टेढ़े मेढ़े फ्लो कर जाती है। तो जब टेढ़ा मेढ़ा मार्ग में क्या होता है, फ्लो करते करते क्या होती है, रिवर बहते बहते क्या होता है, एक ओर से दूसरा, यानी कि जो इस पार्ट से घूम के आ रही थी सीधा रिवर इधर से आ जाती है, जो पार्ट बच गया इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑक्सबाव लेक कहते हैं। टेढ़े मेढ़े रास्ता तय करके जाती है और टेढ़े मेढ़े रास्ता से कभी कभी क्या होता है, पानी अधिक आने के कारण या नदी के बहाव के कारण उसके मिट्टी के रास्ते में कटती जाती है। इसलिए जो पुरानी रास्ता होती है उसको छोड़ के नई रास्ता का निर्माण करती है और ये कहाँ चली जाती है? नई रास्ता में फ्लो करती। पुराने वाले जो बनते हैं क्या बन जाते हैं? ऑक्सबाव लेक बन जाते हैं। तो ये बूढ़ी गंडक के विसर्पण के कारण होता है। फिर कहता है कि जल निगमन वनस्पतियों हेतु प्रसिद्ध हाइड्रा, वेलेसनेरिया, लेप्ल, रॉल्स आदि पाए जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में और कुछ विशेषता देखते हैं। कहता है कि साइबेरियन प्रवासी पक्षियों का आश्रय है हमारा कौन? कांवर ताल। इसका नाम और भी है, कांवर झील भी बोलते हैं इसको, कांवर ताल भी बोलते हैं, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, उसके बाद अगर बोले क्या, ये सबसे इंपॉर्टेंट कि रामसर स्थल घोषित किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। कुशेश्वर झील पश्चिमी अभ्यारण्य, है ना, पक्षी अभ्यारण्य का बाद अवस्थिति कहाँ है? तो कुशेश्वर स्थान, प्रखंड दरभंगा, है ना। क्षेत्रफल शरद ऋतु में 20 वर्ग किलोमीटर और वर्षा ऋतु में 100 वर्ग किलोमीटर तक हो जाता है। पानी अधिक होने के कारण 100 वर्ग किलोमीटर में, और जब पानी कम होते तब कितना होता है? 20 वर्ग किलोमीटर। प्रमुख धार्मिक स्थल एवं पक्षी अभ्यारण्य भी है ये। क्या नाम है? कुशेश्वर स्थान झील पक्षी अभ्यारण्य है ये। जगतपुर झील का अगर बात करें तो स्थिति कहाँ पे? तो भागलपुर में है। क्षेत्रफल अगर वर्षा में बात करें तो 400 हेक्टेयर और ग्रीष्म ऋतु में 50 हेक्टेयर हो जाती है। पक्षियों को सर्वेक्षण स्थल, है ना, तो घोघा बिल झील अगर बात करें, अन्य नाम घोघा झील, घोघा चाप, उसी का नाम है घोघा बिल, घोघा झील और घोघा चाप। अवस्थिति का तो मनिहारी कटिहार जिला में है। क्षेत्रफल 5 वर्ग किलोमीटर में है घोघा बिल। जल स्रोत वर्षा महानंदा नदी से मिलती है इसमें। सिमरिया बख्तियारपुर झील अवस्थिति सहरसा जिला में है ये। आकृति घोड़े की नाल जैसी है। संघटक झीलें जमुनिया, गोबरा, कुमेबा तथा सरदिया। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। सिंचाई परियोजना देखते हैं। सिंचाई क्षमता 2020-21 के अनुसार कुल सिंचित क्षमता, चरम सिंचाई क्षमता 117.5 लाख हेक्टेयर, सृजित सिंचाई क्षमता 80.9 1 लाख हेक्टेयर। मतलब क्या हुआ, सृजित आने की नए रूप से तैयार किया गया, नए सोर्स लगाया गया सिंचाई के लिए, वो हमारे सृजित हो गए। अगर बात करें नवीन योजनाएं, दुर्गावती जलाशय परियोजना, पश्चिमी कोसी बटेश्वर गंगा पंप नहर योजना, चौकन सिंचाई योजना आदि वृहद एवं मध्यम सिंचाई क्षमता के लिए। अगर बात चरम सिंचाई क्षमता कितनी है तो 53 लाख हेक्टेयर है। सृजित सिंचाई क्षमता कितनी है तो 37.15 लाख हेक्टेयर किलोमीटर। ये हमारे क्या है, ये
वृहद एवं मध्यम सिंचाई क्षमता वाले हैं। अगर लघु सिंचाई का बात करें, चरम सिंचाई क्षमता और सृजित क्षमता, है ना, तो क्या है 64.0 लाख हेक्टेयर हमारे चरम सिंचित क्षमता लघु वाले में। सृजित कितने के किए गए हैं, तो 44.7 लाख हेक्टेयर, 69.9% बढ़ाया गया। बिहार राज्य की प्रमुख नहर परियोजना कौन कौन सी? बिहार के कुल सिंचित क्षेत्र में 30.6% योगदान है। सकल सिंचित क्षेत्र सर्वाधिक रोहतास में 3.72 लाख हेक्टेयर है। सकल सिंचित क्षेत्र सबसे कम शिवहर में 0.2 लाख हेक्टेयर है। नहरों से सिंचित सर्वाधिक क्षेत्र कहाँ पे? रोहतास में 2.8 लाख हेक्टेयर है। पश्चिमी चंपारण 1.85 लाख हेक्टेयर है सबसे कम। औरंगाबाद में 1.44 लाख हेक्टेयर है। ये कुछ इंपॉर्टेंट है। तो नहरों से सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है सिंचाई? तो आप याद रखें रोहतास में। सकल सिंचित क्षेत्र सबसे कम कहाँ पे? शिवहर में। सभी रूप से अगर बात किया जाए, सकल सिंचित क्षेत्र सर्वाधिक कहाँ है? रोहतास में। बिहार के कुल सिंचित क्षेत्र में 30.6% का योगदान है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट की ओर। कहते हैं क्या, कोसी नदी परियोजना का बात करें तो फस्ते बांध, कौन सा बांध है? फस्ते बांध हनुमान नगर अवरोधक बांध नेपाल में, है ना। नारे पूर्वी कोसी नहर सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, पूर्णिया, कटिहार, अररिया तथा खगड़िया। पश्चिमी कोसी नहर दरभंगा, समस्तीपुर, सुपौल तथा मधुबनी। छतरा नहर नेपाल का मोरांग क्षेत्र। गंडक नदी परियोजना की अगर बात करें, मुख्य पश्चिमी नहर में लंबाई 200 किलोमीटर, विस्तार उत्तर प्रदेश, बिहार एवं नेपाल में है ना। मुख्य पूर्वी नहर का बात करें तो लंबाई 293 किलोमीटर है। अन्य नाम तिरहुत नहर। विस्तार कहाँ? मुजफ्फरपुर, वैशाली, पश्चिमी चंपारण एवं समस्तीपुर। ये सभी इंपॉर्टेंट है नहर के बारे में। चलिए नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। सोन नदी परियोजना की बात करें, बिहार की सबसे पुरानी आधुनिक नहर परियोजना 1876 ईस्वी में उद्गम डेहरी रोहतास में। याद रखिएगा, बिहार की सबसे पुरानी आधुनिक नहर परियोजना 1876 में हुई थी। कौन? सोन नदी परियोजना। इसमें प्रमुख नहरें कौन कौन सी? तो पश्चिमी सोन नहर, उद्गम डेहरी। सोन नदी का बाएं तट पे लाभान्वित होने वाले जिले रोहतास, भगवा, भोजपुर और बक्सर है। पूर्वी सोन नहर का अगर बात करें तो उद्गम कहाँ? तो वारुण। सोन नदी के दाहिने तट पे लंबाई 126 किलोमीटर, मुहाना, गंगा, पटना के निकट। लाभान्वित होने वाले जिले कौन कौन है? औरंगाबाद, गया, जहानाबाद, अरवल और पटना। त्रिवेणी नहर का अगर बात किया जाए, निर्माण 1907 में हुआ था। कब हुआ था? 1907 में। अगर बात करें उद्गम का तो गंडक नदी, त्रिवेणी, पश्चिमी चंपारण जिला। लाभान्वित जिला कौन है? पश्चिमी चंपारण। अन्य सिंचाई योजना क्या है? चंदन जलाशय योजना भागलपुर में है। बदुआ जलाशय योजना कहाँ? भागलपुर, मुंगेर, ठीक है। मूसा खंड सिंचाई योजना कहाँ? कैमूर में है। चलिए इंपॉर्टेंट ये सब ही है हमारे लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है क्या, तिऊर एवं ढाका नहर, लाभान्वित जिला कौन है? पूर्वी चंपारण। उद्गम कहाँ है? तो ललबकिया एवं तिऊर नदी गंडक की सहायक नदियां हैं ये। कमला नहर का अगर बात करें तो उद्गम कहाँ पे? कमला नदी दरभंगा जिले के उत्तर से। लाभान्वित जिला कौन है? दरभंगा और मधुबनी। सकरी नहर का अगर बात करें तो निर्माण वर्ष 1950 में हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है। उद्गम सकरी नदी, लाभान्वित जिला गया, नवादा एवं नालंदा है। अन्य प्रमुख नहरें बात करें, दुर्गावती जलाशय परियोजना दुर्गावती नदी पे है। लाभान्वित जिला कौन है? कैमूर और रोहतास है। बरनार परियोजना तो बरनार नदी, लाभान्वित जिला जमुई है ना। आगे बढ़ते हम लोग। अब हमारे पास कौन होता है? बागमती परियोजना, बागमती नदी जिला सीतामढ़ी, लाभान्वित जिले सीतामढ़ी, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर और शिवहर। प्रमुख जल विद्युत परियोजना की अगर बात करें तो डेहरी कहाँ पे? रोहतास में है। वरुण औरंगाबाद में। वाल्मीकि नगर कहाँ पे? पश्चिमी चंपारण में। कटैया सुपौल में। अगनूर कहाँ है? अरवल में। नासरी रोहतास में। त्रिवेणी पश्चिमी चंपारण। श्रीखंडी रोहतास में। बेलसार अरवल में। सेबारी रोहतास में। जयनगर रोहतास में, है ना। ये हमारे क्या हैं? तो कुछ इम्पोर्टेंट जल विद्युत परियोजनाएं हैं। नलकूप का अगर बात करें, कुल सिंचित क्षेत्र का 63.9% नलकूप से होता है। सर्दी सिंचाई घटते क्रम में अगर देखें, समस्तीपुर, सीतामढ़ी, कटिहार तथा पूर्वी चंपारण में। तालाब की अगर बात किया जाए तो कुल सिंचित क्षेत्र का 1.9% बिहार में है। लगभग 115,000 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई होता है किससे? तालाब से। सर्वाधिक सिंचित सिंचाई घटते क्रम में दरभंगा, शेखपुरा, सीतामढ़ी, जमुई तथा सिवानी, ये हमारे केस में तालाब के क्षेत्र में। पाइन का अगर बात करें, कृत्रिम कच्ची नहर जैसी सिंचाई प्रणाली अत्यंत प्राचीन मौर्यकालीन है ये। प्रमुख जिला गया, नवादा, जमुई, बांका एवं भागलपुर में। प्रमुख भाग आहार पाइन का मुहाना और करहासा खेतों के समीप सबसे छोटी पाइन को शाखा कहा जाता है। अगर पाइन का अगर बात करें, पाइन क्या होता है? जिस तरह से आजकल देखते हैं नहर बनाए, तो नहर क्या होता है? पक्की होती है। ये क्या होता है? सिर्फ
ऐसे ही खेत में देखते हैं ना, इस तरह से रास्ता बनाया जाता है, उसी तरह होता है। तो प्रमुख भाग क्या होता है? आहार, जो पाइन का मुहाना होता है जहाँ से पानी आता है, और खेत में जो समीप जब छोटा जाता है, छोटे से पतला होता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? करहास कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट होता है बिहार की बहुउद्देशीय परियोजना, है ना। बहुउद्देशीय परियोजना का मतलब क्या? मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट जो है, यानी कि एक से अनेक काम किया जा रहा है ना। तो जिसमें से कुछ हमारे पास क्या क्या है? तो मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट में अगर हम लोग देखें तो क्या है? पहला हमारे पास आता है कोसी बहुउद्देशीय परियोजना, ये है ना, क्या नाम है? कोसी बहुउद्देशीय परियोजना नेपाल व भारत की संयुक्त परियोजना है। समझौता 1954 में हुआ था। निर्माण कार्य प्रारंभ कब हुआ था? 1959 में। निर्माण कार्य पूर्ण कब हुआ? 1963 में। कोसी पूर्वी नहर विद्युत गृह की स्थापना कब हुई? 1978 में। मुख्य उद्देश्य क्या था? तो बाढ़ नियंत्रण, जल विद्युत उत्पादन, सिंचाई एवं भूमि संरक्षण। अगर पूछा जाए, कोसी बहुउद्देशीय परियोजना नेपाल और भारत की संयुक्त परियोजना है। समझौता कब हुआ था? 1954 में। निर्माण कार्य प्रारंभ कब हुआ था? 1959 में। निर्माण कार्य पूर्ण कब हुआ था? 63 में। कोसी पूर्वी नहर विद्युत गृह की स्थापना कब? 1978 में। मुख्य उद्देश्य क्या था? तो बाढ़ नियंत्रण, जल विद्युत उत्पादन, सिंचाई एवं भूमि संरक्षण। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कहते हैं क्या? परियोजना के चरण। इस परियोजना के अलग अलग चरण हैं। तो प्रथम चरण का अगर बात किया, हनुमान नगर नेपाल में बांध का निर्माण हुआ। क्या हुआ प्रथम चरण में? तो हनुमान नगर कहाँ पे है? नेपाल में बांध का निर्माण हुआ। पूर्वी कोसी नहर 44 किलोमीटर का निर्माण हुआ। द्वितीय चरण में क्या हुआ? तो पश्चिमी कोसी नहर 113 किलोमीटर का निर्माण हुआ, है ना। और आगे बढ़ते हैं, चलिए नेक्स्ट गंडक बहुउद्देशीय परियोजना है। क्या नाम है? गंडक बहुउद्देशीय परियोजना। कहता है उत्तर प्रदेश, बिहार, नेपाल की संयुक्त परियोजना है। गंडक बहुउद्देशीय परियोजना अगर पूछा जाए आपसे, तो ये हमारे दो राज्य और एक देश है नेपाल। भारत नेपाल की में समझौता 1959 में हुआ था। योजना आयोग द्वारा परियोजना को मंजूरी कब दिया गया? 1961 में दिया गया था। जल विद्युत परियोजना की स्थापना पश्चिमी चंपारण में हुई थी। पूर्वी गंडक नहर परियोजना की बात करें तो मुजफ्फरपुर, वैशाली पूर्वी चंपारण, सारण पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज सिवान। अन्य नाम तिरहुत नहर, गंडक नदी के समानांतर प्रवाहित। मुख्य पश्चिमी गंडक नहर परियोजना कुल लंबाई 200 किलोमीटर, 3 भागों में विभाजित किया गया। लाभान्वित जिले देवरिया, गोरखपुर, कुशीनगर व महाराजगंज उत्तर प्रदेश के हैं। सारण, सीवान एवं गोपालगंज बिहार में और भैरवा नेपाल में। वाल्मीकि नगर पश्चिमी चंपारण में गंडक नदी पर बांध निर्माण किया गया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सोन बहुउद्देशीय परियोजना। बिहार की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना सोन बैराज या इंद्रापुरी कदवन बैराज के नाम से जलाशय का निर्माण हुआ था। विश्व का चौथा सबसे बड़ा बैराज है, 1407 मीटर। निर्माण प्रारंभ 1960 में हुआ था, पूर्ण 1965 में हुआ। नहरें अगर बात किया जाए तो नहरें कौन कौन सी है? तो पश्चिमी सोन नहर शाखाएं बक्सर, आरा तथा चौसा नहर। पूर्वी सोन नहर है। जल विद्युत केंद्र अगर पूछा तो वरुण जल विद्युत केंद्र 3.3 मेगावाट क्षमता, वर्ष 1996 में स्थापना हुई थी। डेहरी जल विद्युत केंद्र 6.6 मेगावाट 1993 में हुई थी। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और बिहार के कुछ स्पेशल लेके। ठीक है, धन्यवाद। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।